हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम अंतःस्रावी तंत्र के बारे में बात करेंगे। अंतःस्रावी तंत्र इस अध्याय का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपका जो मानव तंत्र वाला जो अध्याय है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा लास्ट टॉपिक है अंतःस्रावी तंत्र। सबसे पहले हम यही देखते हैं कि अंतःस्रावी तंत्र होता क्या है। हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकीय क्रियाएं होती हैं। उन कोशिकीय क्रियाओं के नियमन के लिए, मतलब दीर्घ अवधि के नियमन के लिए, वैसे तो छोटे टाइम के लिए तो बहुत सारे अलग सिस्टम होते हैं, जैसे आपका पाचन तंत्र है, और भी बहुत सारे सिस्टम होते हैं, तंत्र होते हैं, लेकिन उनका लंबे समय तक के लिए नियमन के लिए बहुत सारी नलिका विहीन ग्रंथियाँ हैं, वो अपने हार्मोन्स को सीधे रक्त में मिला देती है। तो इस क्रिया के अंदर जो तंत्र काम करता है उस तंत्र को क्या बोला जाता है? अंतःस्रावी तंत्र कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं के लिए, कोशिकीय क्रियाओं के दीर्घ अवधि तक नियमन के लिए नलिका विहीन ग्रंथियों द्वारा अपने हार्मोन्स या अपने जो उत्पाद हैं, कौन से उत्पाद? हार्मोन। अपने हार्मोन सीधे रक्त में मिला दिए जाते हैं। अंग और तंत्रों के समन्वय हेतु विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं के दीर्घ अवधि के नियमन के लिए नलिका विहीन ग्रंथियों के द्वारा अपने हार्मोन्स को सीधे रक्त में मिला दिया जाता है। इस तंत्र को अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। इस तंत्र को अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। अब देखो, ये जो अंतःस्रावी तंत्र है इसमें दोनों तरह की ग्रंथियां पाई जाती है। अंतःस्रावी भी होती है और बहिस्रावी भी होती है। जैसे कि हम बात करें अग्नाशय ग्रंथि की, अंतःस्रावी तंत्र है उसमें दोनों तरह की ग्रंथियां पाई जाती है, अंतःस्रावी व बहिस्रावी। जैसे कि अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि में अंतःस्रावी के रूप में तो कौन से हार्मोन रिलीज करती है? अंतःस्रावी के रूप में हार्मोन रिलीज करती है इंसुलिन व ग्लूकेगोन। इंसुलिन व ग्लूकेगोन नाम के जो दो हार्मोन रिलीज करती है, स्रावित करती है, वो अंतःस्रावी हार्मोन होते हैं। और ठीक वैसे ही बहिस्रावी हार्मोन की मैं बात करूं, बहिस्रावी कौन से होते हैं? जितने भी पाचक एंजाइम जो होते हैं, पाचक एंजाइम है या पाचक रस हैं, वो सारे के सारे कौन सी ग्रंथि के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, स्रावित किए जाते हैं? बहिस्रावी ग्रंथि के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। तो अंतःस्रावी तंत्र में अंतःस्रावी ग्रंथियां भी होती है और बहिस्रावी ग्रंथियां भी होती है। ठीक वैसे ही आपका वृषण और ओवेरी होती है, अंडाशय होता है, ये दोनों भी कौन सी होती है? अंतःस्रावी भी होती है और बहिस्रावी भी होती है। आगे अपन चलते हैं विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियां। विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये संख्या में होती है कुल 10। इनको याद करने का तरीका है, आप हमारा जो शरीर है उसके अनुसार इनको गिनोगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगी। तो हम इनके एक एक के नाम लिखते हैं और साथ में समझते भी जाना। सबसे पहला आता है हाइपोथैलेमस। सबसे पहली ग्रंथि है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। दूसरी ग्रंथि है वो है पीयूष ग्रंथि। तीसरी ग्रंथि होती है पीनियल ग्रंथि। ये तीनों
सिर में उपस्थित होती है, आपके मस्तिष्क में उपस्थित होती है। चौथे नंबर की जो ग्रंथि है वो आती है आपकी थायराइड ग्रंथि। पांचवें नंबर पे आती है, उसको बोलते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। छह नंबर पे ये दोनों हैं वो गले में उपस्थित होती है। देखो इस क्रम में याद करोगे, ऊपर सर में हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि उपस्थित होती है। फिर चलते हैं हम गले में दो ग्रंथि उपस्थित होती है, थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि के पीछे उपस्थित होती है पैराथायराइड ग्रंथि। छठवें नंबर पे चलते हैं अपन, थाइमस ग्रंथि। हमारा जो चेस्ट एरिया, हमारा जहाँ पे हृदय उपस्थित होता है वहाँ पर उपस्थित होती है आपकी थाइमस ग्रंथि। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब थाइमस आपका चेस्ट एरिया होगा, चेस्ट एरिया के बिल्कुल नीचे चलेंगे तो होती है अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि के बाद में अग्नाशय पूरा हो गया और नीचे चलेंगे तो आपके आएगा किडनी, वृक्क आएगा। तो वृक्क के अंदर उपस्थित होती है, पहले भी आ चुका है ये, अधिवृक्क ग्रंथि। आपातकालीन स्थिति के अंदर काम में आती है अधिवृक्क ग्रंथि। 9 नंबर पे 2 बज गई, जो मेल में उपस्थित होती है उसको तो बोलते हैं वृषण, और फीमेल में जो उपस्थित होती है उसको बोलते हैं अंडाशय। ये 10 तरह की अंतःस्रावी ग्रंथि है वो मनुष्य के अंदर उपस्थित होती है। तो इनके नाम याद करने का तरीका यही है, बॉडी के अनुसार आपको याद करना है। ये तीनों उपस्थित होती है सर में या मस्तिष्क में, ये दोनों उपस्थित होती है गले में, ये उपस्थित होती है हृदय के ऊपर चेस्ट एरिया में, आपका जो वक्ष स्थल होता है वहाँ उपस्थित होती है। अग्नाशय और अधिवृक्क ये दोनों उपस्थित होती है स्टमक में, आपके उदर भाग में, उदर भाग के बिल्कुल नीचे की तरफ होता है। और वृषण है, ये आपकी श्रोणी जो एरिया है वहाँ पर उपस्थित होती है। ठीक है, आपके उदर भाग के निचले भाग में जहाँ पर आपके मलाशय उपस्थित होता है और आपका उत्सर्जन तंत्र होता है वो जहाँ उपस्थित होता है उस जगह पे पाई जाती है वृषण और अंडाशय। अब इनके बारे में हम डिटेल में देखते हैं कि हाइपोथैलेमस क्या होता है, कहाँ उपस्थित होता है। तो शॉर्ट में वैसे ही बता देती हूँ मैं। सबसे पहले हम लेते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस छोटे छोटे पॉइंट बना के लिख रही हूँ। यह अग्र मस्तिष्क में उपस्थित होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है ये? अग्र मस्तिष्क में उपस्थित होती है। और अग्र मस्तिष्क में कहाँ उपस्थित होती है? थैलेमस के आधार भाग में उपस्थित होती है। थैलेमस के आधार भाग में उपस्थित होती है। ठीक है, दूसरा इसका पॉइंट लिखें तो हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है? यह पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन्स को संश्लेषित व स्रावित करता है। मतलब इसका नियमन करने का काम किसका होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि का होता है। पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? हाइपोथैलेमस का होता है। नंबर तीसरा पॉइंट आएगा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि है उसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक तो होता है मोचक हार्मोन, इसके हार्मोन्स को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है मोचक हार्मोन और दूसरा होता है निरोधी हार्मोन। मोचक हार्मोन एंड निरोधी हार्मोन। मोचक हार्मोन का क्या काम होता है? ये पीयूष ग्रंथि के हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। कि पीयूष ग्रंथि है वो अपने हार्मोन रिलीज करे, उसके लिए उत्तेजित कौन करता है? इस जो हार्मोन है उसको स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है, उसे तो बोलते हैं मोचक हार्मोन। और निरोधी हार्मोन क्या करता है? पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के स्राव को रोकने के लिए कौन सा हार्मोन काम करेगा? हाइपोथैलेमस का निरोधी हार्मोन काम करेगा। स्राव करने के लिए तो मोचक हार्मोन काम करेगा और स्राव को रोकने के लिए कौन काम करेगा? आपका निरोधी हार्मोन काम करेगा। एक छोटा सा पॉइंट और है,
आपकी बुक में नहीं दे रखा है लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। ये जो हाइपोथैलेमस है, देखो पीयूष ग्रंथि होती है उसको बोला जाता है मास्टर ग्रंथि, और मास्टर ग्रंथि को कंट्रोल कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस कर रहा है। तो इस वजह से इसको मास्टर ग्रंथि का मास्टर कहा जाता है, मतलब मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, कि मास्टर ग्रंथि का भी मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस आपका पूरा हो गया है। हाइपोथैलेमस में बस ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं, दूसरे नंबर पे आता है आपका पीयूष ग्रंथि। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, पीयूष ग्रंथि। यह कई प्रकार के हार्मोन संश्लेषित व स्रावित करती है। एक ही तरह का हार्मोन नहीं करती है, कई तरह के हार्मोन्स को संश्लेषित व स्रावित करती है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि भी इसको कहा जाता है। इसको भी 2 भागों में बांटा हुआ है। सबसे पहला होता है वो होता है एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, और दूसरा होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस का अलग नाम होता है अग्र पीयूष, और इसका अदर नाम होता है पश्च पीयूष। इसको अग्र पीयूष बोला जाता है और उसको पश्च पीयूष कहा जाता है। यह आपका पीयूष ग्रंथि पूरा हो गया। ये कई प्रकार के हार्मोन्स को रिलीज करती है। और साथ में एक पॉइंट और लिख लेना, पीयूष ग्रंथि है वो उपस्थित कहाँ होती है? पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस के नज़दीक उपस्थित होती है। हाइपोथैलेमस के नज़दीक उपस्थित होती है। तो इसमें भी 3-4 तरह के क्वेश्चन बन गए जैसे उसमें बने थे। सबसे पहले ये उपस्थित कहाँ होती है? हाइपोथैलेमस के नज़दीक। दूसरा ये कार्य क्या करती है? कई प्रकार के हार्मोन को संश्लेषित व स्रावित करती है। तीसरा इसका अदर नेम क्या होता है? अन्य नाम क्या होता है? मास्टर ग्रंथि। और चौथा इसके प्रकार कितने भागों में इसको बांटा हुआ है? एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस, जिसका अलग नाम होता है अग्र पीयूष और पश्च पीयूष। यहाँ तक आपका पीयूष ग्रंथि भी पूरा हो गया। अब पीयूष ग्रंथि के बाद में नेक्स्ट जो तीसरे नंबर पे आती है, जो आपके मस्तिष्क में ही उपस्थित होती है, वो ग्रंथि होती है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि है वो अग्र मस्तिष्क में उपस्थित होती है। अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में उपस्थित होती है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में उपस्थित होती है। और ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। इसके बारे में बस ये 2 ही पॉइंट हैं। एक तो अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में उपस्थित होती है और मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज करती है, स्रावित करती है। अब मस्तिष्क की आपकी 3 ग्रंथियाँ हैं वो पूरी हो गई। मस्तिष्क के बाद में हम आते हैं गले में। तो गले में कौन सी थी? थायराइड और पैराथायराइड। तो थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि की बात करें तो ये कहाँ उपस्थित होती है? यह श्वास नली के दोनों तरफ उपस्थित होती है। ठीक है, श्वास नली के दोनों तरफ स्थित होती है। दूसरा इसमें पॉइंट बनता है, ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? यह थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है। ओके, सेकंड पॉइंट कंप्लीट। थायरोक्सिन हार्मोन को ये रिलीज करेगी, स्रावित करेगी। तीसरा, थायरोक्सिन हार्मोन का काम क्या होता है? थायरोक्सिन हार्मोन है वो लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में मदद करता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है, ये समझ लो आप। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करने का काम किसका होता है? थायरोक्सिन हार्मोन का होता है। और लास्ट, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से
कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है, गले में सूजन आ जाती है थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से। मतलब जो आयोडीन, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किसकी ज़रूरत होती है? आयोडीन की ज़रूरत होती है, और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है। इसीलिए बोला जाता है कि अपने भोजन में है वो आयोडीन को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें। यहाँ तक आपका पूरा हो गया थायरोक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्रंथि पूरी हो गई। थायराइड ग्रंथि के बाद में नंबर 5 हम लेते हैं पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ उपस्थित होती है? थायराइड के पीछे की तरफ, थायराइड ग्रंथि के पीछे की तरफ स्थित होती है। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? पैराथार्मोन। पैराथार्मोन रिलीज करती है, ये हार्मोन रिलीज करती है पैराथार्मोन। और इसका कार्य क्या होता है? ये पैराथार्मोन क्या फंक्शन करता है? ये रक्त में फॉस्फेट व कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। ठीक है, कैल्शियम के स्तर को क्या करता है? ये नियंत्रित करता है। ये आपका पैराथार्मोन भी पूरा हो गया, 5 ग्रंथियाँ पूरी हो गई। आगे हम चलते हैं, नंबर 6 ग्रंथि है आपकी गले की, कंप्लीट हो गई। अब गले के बाद में आता है आपका चेस्ट एरिया, वक्ष स्थल आता है। तो वक्ष स्थल में स्थित होती है आपकी थाइमस ग्रंथि। नंबर 6 है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि है वो कहाँ स्थित होती है? हृदय व महाधमनी के ऊपरी भाग में, हृदय व महाधमनी के ऊपरी भाग में स्थित होता है। कौन? थाइमस ग्रंथि उपस्थित होती है। थाइमस ग्रंथि कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? ये पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करती है, पेप्टाइड हार्मोन स्रावित करती है। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर पे। अब आपका चेस्ट एरिया, वक्ष स्थल कंप्लीट हो गया। नीचे आती है कौन सी? अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि है वो 2 तरह के हार्मोन रिलीज करती है। एक होता है इंसुलिन। एक चीज़ और नोट कर लेना, जो हमने पैराथायराइड पढ़ा था, पैराथायराइड में पैराथायराइड हार्मोन है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? टिटेनी रोग होता है। ये जरूर नोट कर लेना, पैराथार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? टिटेनी रोग होता है। जो आपने पैराथायराइड ग्रंथि पढ़ी थी उसके अंदर आएगा पैराथार्मोन की कमी से होने वाला रोग टिटेनी। और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से या आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? घेंगा रोग। आगे चलते हैं, इंसुलिन व ग्लूकेगोन। ये 2 तरह के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा। ठीक है, इनका कार्य क्या होता है? सबसे पहले हम बात करें इंसुलिन की, तो इंसुलिन रक्त में शर्करा को क्या बोला जाता है? ग्लूकोज भी कहा जाता है। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। किस में परिवर्तित कर देता है? ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। और ग्लूकेगोन है वो इसका उल्टा काम करता है। ग्लूकेगोन रक्त में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। मतलब ये रक्त में शर्करा का जो लेवल है उसको क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। अगर शर्करा का लेवल यानी ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई तो इंसुलिन उसको किस में परिवर्तित कर देगा? ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देगा। अगर शुगर लेवल, हम बोलते हैं डायबिटीज़ में शुगर कम हो गया, तो शुगर लेवल कम हो जाता है तो
ग्लूकेगॉन क्या काम करता है, ग्लाइकोजन को वापस से ग्लूकोज में परिवर्तित करके शुगर लेवल को वापस से इंक्रीज कर देता है। तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या काम करते हैं, शुगर लेवल जो आपका शर्करा की मात्रा है रक्त में उसको नियंत्रित करते हैं। तो इसी वजह से इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। आपने सुना होगा कि भाई शुगर डाउन हो गई तो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं। तो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते ही ग्लूकोज किस में परिवर्तित हो जाती है, ग्लाइकोजन में, और शुगर अगर बढ़ी हुई है तो ग्लाइकोजन में परिवर्तित होते ही कहाँ आ जाएगी, डाउन आ जाएगी। ये आपका कंप्लीट हो गया। इंसुलिन की अधिकता की वजह से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। मधुमेह रोग है वो इंसुलिन की अधिकता की वजह से या रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ने पर कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग। लास्ट 8 नंबर की जो आपकी ग्रंथि है वो है अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि यह वृक्क के ऊपरी हिस्से में उपस्थित होती है, ऊपरी भाग होता है वहाँ पर ये पाई जाती है। इसको आपातकालीन ये 2 तरह के हार्मोन रिलीज करती है। सबसे पहला होता है वो होता है एड्रेनलिन और दूसरा होता है नॉरएड्रेनलिन। इन दोनों हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है क्योंकि ये आपातकालीन स्थितियों में हमारी सुरक्षा करते हैं ये दोनों हार्मोन। जैसे कि हमारी जब भी हम किसी डेंजर पोजीशन में होते हैं तो हमारी हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, हमारी जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाएगी, साथ में हमारा जो रक्त परिसंचरण है, जो रक्त एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, हमारी श्वसन दर है वो बढ़ जाती है। तो उन सबको कौन कंट्रोल करता है, अधिवृक्क ग्रंथि करती है। अधिवृक्क ग्रंथि वृक्क के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है। 2 होती है, ये दोनों वृक्क 2 होते हैं। तो ये अधिवृक्क ग्रंथि में कितनी होगी, 2 होगी। ये 2 प्रकार की होती है, एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन। आगे चलते हैं, ये आपका 8 नंबर का भी कंप्लीट हो गया। लास्ट 9 और 10 ये आपकी पढ़ी हुई भी है लेकिन दोबारा से अपन रिवाइज कर देते हैं। एक होती है वृषण और दूसरी होती है अंडाशय। दोनों के बारे में साथ साथ ही देख लेते हैं, सब पढ़ा हुआ है आपका। ये किस में पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ नर में पाई जाती है, और ये किस में पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ मादा में पाई जाती है। आगे हम बात करें वृषण कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है। और ये कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये 2 तरह के हार्मोन रिलीज करती है। एक तो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करता है, एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। इसका कार्य क्या होता है, ये नर लैंगिक अंगों का विकास, नर लैंगिक अंगों के विकास करता है और साथ में जो शुक्राणु निर्माण होता है उसमें भी ये मदद करता है। तो एक तो शुक्राणु निर्माण का कार्य करते हैं और साथ में नर लैंगिक अंगों का विकास भी करते हैं। और इसका कार्य क्या होता है, मादा लैंगिक अंगों का विकास, और दूसरा होता है जो रजोधर्म होता है उसमें नियमन, रजोधर्म चक्र में नियमन। ये इसके कार्य हो गए किसका, अंडाशय का। यहाँ आपका अंतःस्रावी तंत्र पूरा हो गया। 10 ग्रंथियाँ होती है। 10 ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है और क्या इसके कार्य होते हैं, कौन कौन से हार्मोन इसके द्वारा स्रावित किए जाते हैं वो आपको बता दिया है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर पूरा हो गया है। मानव तंत्र पूरा हो गया है। बायोलॉजी का एक चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इससे रिलेटेड नोट्स आपको दे दिए जाएंगे और साथ में ये पूरा कंप्लीट चैप्टर है, इसके क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। तो कंपलसरी, सबके लिए कंपलसरी है कि इसके क्वेश्चंस है वो सॉल्व करके मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे उनके आंसर भेजें। थैंक यू।